This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है, जो तमाम जहानों का मालिक और तमाम अलूम का जानने वाला है। ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिराह भी खोल दे ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सकें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स, माय नेम इज़ आयशा सिराज एंड आई एम वर्किंग इन पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन एज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 8 4th क्लास का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट पढ़ रहे थे, जिसके 2 लेक्चर्स जो हैं वो मैंने रेडी किए और आप लोगों ने वो लेक्चर्स सुने और 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर दिया। लर्निंग आउटकम्स क्या थे इस चैप्टर के? अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। पहले चैप्टर में मैंने आपको वेदर और क्लाइमेट के बारे में बताया और वेदर और क्लाइमेट के दरमियान क्या फ़र्क है उसके बारे में आपको बताया गया। दूसरा जो लेक्चर था आपका, उसमें आपने रिलेट करना था वेदर चेंजेस को विद जियोग्राफिकल लोकेशन। तो हम लोगों ने जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में पढ़ा। जियोग्राफिकल लोकेशन जो है वो किस तरह से क्लाइमेट के साथ रिलेट करती है, हमने उस रिलेशनशिप को पढ़ा। जियोग्राफिकल रीजन्स के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने अर्थ के पार्ट्स पढ़े जो कि क्लाइमेट के एतबार से अर्थ को 3 पार्ट्स या 3 जोन में तकसीम किया गया है। हमने उनकी डिटेल पढ़ी, हमने उनका भी आपस में रिलेशनशिप पढ़ा और किस तरीके से हमारा जो है वो पूरा इन्वायरमेंट ग्लोबल चेंज हमारे जो है वो अर्थ पर आ रहा है, हमने इस चीज़ को भी डिस्कस किया। ठीक हो गया। तो चैप्टर हम लोगों का हो चुका है ख़त्म और उम्मीद करती हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स को अब क्लाइमेट, वेदर, सीजन्स और जियोग्राफिकल लोकेशन और क्लाइमेट, इन सब के रिलेशनशिप और इन सब के बारे में सब स्टूडेंट्स के कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। आज जो ये तीसरा लेक्चर है चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट, इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर के आखिर में एक्सरसाइज दी गई है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। तो आप लोग बेटा अपना जो है ना वो पेज निकाल लें इस टेक्स्ट बुक का 93। ठीक है, जो मेरे पास इस वक्त न्यू वर्जन है बुक का जो कि 2025 और 26 वाला न्यू वर्जन है, उसके अंदर तो ये पेज 93 बनता है। आप लोग देख लें कि अगर आपके पास पिछले साल की पिछले सेशन की बुक्स हैं तो आप चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज निकाल लें ताकि हम उसको डिस्कस करके सॉल्व कर सकें। उम्मीद तो ये है कि सारे बच्चों को अब इस एक्सरसाइज की समझ होगी, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है टिक दी करेक्ट आंसर। आप लोगों को एक स्टेटमेंट दी है और उसके नीचे 4 ऑप्शंस हैं। हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और आप लोग भी मुझे साथ साथ बताएंगे कि उसका उन 4 में से जवाब कौन सा है। तो पहली स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। रोमन नंबर है 1। ठीक है, इफ़ इट रेन्स सडनली व्हाट डज दिस इंडिकेट। अगर अचानक बारिश होती है तो इससे हमें क्या जाहिर होता है, क्या पता चलता है? नंबर 1 ऑप्शन है, नंबर ए ऑप्शन है वेदर कंडीशन, बी ऑप्शन है क्लाइमेट, सी ऑप्शन है वेदर एंड क्लाइमेट, डी ऑप्शन है लोकेशन। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को पहले काफ़ी दफ़ा बताया हुआ है इसी चैप्टर में कि जो अचानक चेंज है किसी भी लोकेशन का, किसी भी जगह का एक ख़ास टाइम पे, उसको हम वेदर कहते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर दोबारा स्टेटमेंट की तरफ देखिएगा, इफ़ इट रेन्स सडनली, अगर अचानक बारिश शुरू हो जाती है, वट डज दिस इंडिकेट, इससे क्या जाहिर होता है? तो इससे ये जाहिर होता है कि जो आपका प्रेजेंट वेदर है वो चेंज हो गया है। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा वेदर कंडीशन, ऑप्शन ए, ठीक है, वेदर कंडीशन। दूसरी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, विच जोन ऑफ द अर्थ रिसीव्स वर्टिकल सन रेज? ए ऑप्शन है टेम्परेट, बी ऑप्शन है ट्रॉपिकल, सी ऑप्शन है पोलर, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो क्या पूछा जा रहा है हमसे इस स्टेटमेंट के अंदर कि ये जो नीचे 4 ऑप्शंस आपको दिए इसमें से कौन सा जोन ऐसा है अर्थ का जहाँ पर सन रेज सीधी वर्टिकल पड़ती हैं, ठीक है। तो हमने चैप्टर में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है कि हमारा जो ट्रॉपिकल जोन है वो इक्वेटर के करीब पाया जाता है, वहाँ पर सूरज की शुआएं वर्टिकल या सीधी पड़ती हैं। तो इसका जवाब होगा जी ऑप्शन बी। थर्ड हमारी स्टेटमेंट है, द क्लाइमेट ऑफ द रीजन्स ऑफ पोलर जोन्स इज। पोलर जोन्स जितने भी हैं, 2 जो आपके अर्थ के होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, यही पढ़ा है ना हमने अपने चैप्टर में। तो पूछा गया है कि द क्लाइमेट ऑफ रीजन्स ऑफ पोलर जोन्स, यानी कि जो इलाके पोलर जोन्स में पाए जाते हैं उनकी आबो हवा कैसी होती है। पहला ऑप्शन है एक्सट्रीमली कोल्ड, दूसरा ऑप्शन है वार्म, तीसरा ऑप्शन है ह्यूमिड, चौथा ऑप्शन है माइल्ड, ठीक है जी। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि पोलर जोन जो है वो बिल्कुल टॉप और बॉटम पर होते हैं अर्थ के। टॉप और बॉटम पे होने की वजह से सूरज की शुआएं जो हैं वो तिरछी पड़ती हैं या बहुत कम पड़ती हैं इन इलाकों पर। लिहाजा इस तरह के जो इलाके जो कि पोलर जोन में पाए जाते हैं उनकी क्लाइमेट जो है वो एक्सट्रीमली कोल्ड होती है, यानी कि आपका जो ऑप्शन ए है दैट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम, ड्यू टू द स्मोक एंड गैसेस emitted from factories and vehicles, the average temperature of the earth is। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि धुएं की वजह से और गैसेस की वजह से, जो कि फैक्ट्रीज़ और जो हमारी गाड़ियाँ रोड्स पर चलती हैं उनकी वजह से जो धुआं और गैसेस खारिज होती हैं, तो वो हमारे ज़मीन के एवरेज औसत टेम्परेचर पर किस तरीके से असरअंदाज होती हैं, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि ड्यू टू द स्मोक एंड गैसेस emitted फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज। एवरेज टेम्परेचर पे कैसे असरअंदाज होती है? वो बढ़ता है, वो घटता है, या उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या वो घटता और बढ़ता रहता है। तो अगर हम ओवरऑल कंडीशन देखें तो हम लोगों ने ग्लोबल चेंज में पढ़ा था कि जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह से हम दरख्तों को काट रहे हैं, हमारी फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, हमारे पास गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारा जो ओवरऑल टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का या आपके अर्थ का, वो ग्रेजुअली स्लोली इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि इंक्रीज़ कर रहा है। फिफ्थ और लास्ट आपकी स्टेटमेंट है, इन हाउ मैनी जोन्स इज़ द अर्थ डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द क्लाइमेट। क्लाइमेट की बेस पर, क्लाइमेट के लिहाज से अर्थ को कितने जोन्स में तकसीम किया जाता है। तो ये तो आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि अर्थ को क्लाइमेट की बेसिस पर 3 जोन्स में तकसीम किया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी, 3 जोन्स में, ये हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं अभी, 3 जोन्स में इसको तकसीम किया जाता है क्लाइमेट की बेस पर, ठीक हो गया। ये आपके एक्सरसाइज का पहला सवाल, टिक दी करेक्ट आंसर वाला हिस्सा अब कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। पेज नंबर अभी मेरे पास तो सेम ही है, आप लोग अपनी बुक्स में देख लें। तो जो दूसरा सवाल है वो है जी राइट शॉर्ट आंसर्स। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें आपसे उनके आंसर जो हैं वो छोटे, यानी कि शॉर्ट आंसर्स मांगे गए हैं, ठीक है। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट,
ठीक है। ये सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बहुत ही तफसील से पढ़ाया था कि वेदर जो है, और अभी भी हम लोगों ने ऊपर वाला जो टिक द करेक्ट आंसर है उसके अंदर भी हमने ये चीज़ पढ़ी है कि सडन चेंज जो होता है और वो बहुत थोड़ी देर के लिए रहता है उसको आप वेदर कहते हैं। जो ओवरऑल चेंज होता है जो बहुत ज़्यादा देर के लिए रहता है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपने पहले भी जो है हम इसको बड़े ही तफसील में पढ़ चुके हैं। वेदर की डेफिनेशन हम कर सकते हैं, द डेली कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर ऑफ अ लोकेशन इज़ कॉल्ड इट्स वेदर। इसी तरह से क्लाइमेट को हम डिफाइन कर सकते हैं, द जनरल कंडीशन ऑफ एन एरिया आर कॉल्ड क्लाइमेट। ठीक है। तो क्लाइमेट और वेदर के बारे में हमने लेक्चर नंबर 1 में बहुत तफसील से पढ़ा था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेट एंड द हाइट फ्रॉम द सी लेवल। आबो हवा और सतह समंदर से बुलंदी का आपस में क्या ताल्लुक़ है। ठीक है। तो आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है, लेक्चर नंबर 2 में मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे जैसे सतह समंदर से कोई भी इलाका ऊपर की तरफ जाता जाएगा, हाइट बढ़ती जाएगी, तो उसकी आबो हवा ठंडी कोल्ड होती जाएगी। ठीक हो गया। ये हमने अपने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था। रिलेशन बिटवीन क्लाइमेट एंड द हाइट फ्रॉम द सी लेवल, with the rise of the height from the sea level the climate becomes cooler and the duration of the winter season increases। ठीक हो गया। जैसे ही हाइट बढ़ती जाएगी सतह समंदर से वैसे वैसे क्लाइमेट जो है वो ठंडी होती जाएगी और विंटर का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज क्लाइमेट चेंज विद डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। ख़त इस्तवा से दूरी से आबो हवा में तब्दीली क्यों आती है। ख़त इस्तवा मतलब वो जो इक्वेटर हमने एक अर्थ को 2 हिस्सों में 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करने के लिए एक लाइन इमेजिन की हुई है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है। तो इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि उस इक्वेटर से अगर दूर जाते जाएं वो इलाके जो उस इक्वेटर से दूर हैं उनके अंदर आबो हवा की तब्दीली क्यों आती है। तो ये भी मैंने आप लोगों को लेक्चर 2 में बताया था कि ख़त इस्तवा जो है वो सन के बहुत करीब है, सूरज के बहुत करीब है। जैसे जैसे आप सूरज से दूर जाते जाएंगे आबो हवा माइल्ड होती जाएगी और मज़ीद अगर दूर जाएंगे तो आबो हवा कोल्ड होती जाएगी। ठीक है। तो इसी तरह से तब्दीली आती है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। एट इक्वेटर द सन रेज फॉल वर्टिकल। हम कहते हैं ना कि जो ट्रॉपिकल जोन है वो इक्वेटर के पास है और ट्रॉपिकल जोन जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट और रेनी होता है क्योंकि वहाँ पर सूरज की शुआएं सीधी पड़ती हैं। ठीक है। दैट इज़ वाई द क्लाइमेट एट इक्वेटर इज़ हॉट। इसीलिए ट्रॉपिकल जोन का क्लाइमेट जो है वो हॉट होता है। एट द पोल्स द सन रेज आर मोर स्लांटेड सो द क्लाइमेट एट द पोल इज़ द कोल्डेस्ट। लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाएं और दूर जाते जाते हम अर्थ के पोलर जोन्स की तरफ को चले जाएं, चाहे वो टॉप पर नॉर्थ पोल हो चाहे वो बॉटम पर साउथ पोल हो, वो इक्वेटर से उन पोल्स का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर सूरज की शुआएं तिरछी पड़ती हैं और वो कोल्डेस्ट एरियाज़ हैं। ठीक है। इसी तरह उन्होंने ये आपको बताया गया है, आपको इस चैप्टर के अंदर ये समझाया गया है कि इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे तो आबो हवा ठंडी होती जाएगी, इक्वेटर के करीब आते जाएंगे तो आबो हवा गर्म होती जाएगी। ठीक हो गया। अगला सवाल है, व्हाई इज़ द क्लाइमेट ऑफ पोलर जोन वेरी कोल्ड। इस सवाल में आपसे ये पूछा गया है कि पोलर जोन की जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा ठंडी क्यों होती है। तो अभी हम ऊपर भी ये पढ़ते आ रहे हैं कि अभी पिछले सवाल में भी मैंने आपको ये बात समझाई कि पोलर जोन
के जो इलाके होते हैं वहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ती है, ठीक है, बहुत तिरछी उसकी शुआएं पड़ती हैं, जिसकी वजह से, और वो इक्वेटर से बहुत ज़्यादा फासले पर पाए जाते हैं। तो इसलिए जो है वो पोलर जोन्स के जो इलाके हैं वहाँ पर आबो हवा ठंडी होती है। ठीक हो गया। ऐसा हम कह सकते हैं क्लाइमेट ऑफ द पोलर जोन इज़ वेरी कोल्ड बिकॉज द सन रेज आर मोर स्लांटेड देयर। ठीक है जी। आपका अगला सवाल है, इन विच जोन इज़ आवर कंट्री लोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द क्लाइमेट, एक्सप्लेन। इसमें आपसे वो ये पूछ रहे हैं कि हमारा जो मुल्क है जहाँ पर हम रहते हैं ये किस जोन में पाया जाता है क्लाइमेट के एतबार से, क्लाइमेट की बेसिस पर, क्लाइमेट की बुनियाद पर हमारा मुल्क किस जोन में पाया जाता है। तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि हमारा जो मुल्क है इसमें माइल्ड क्लाइमेट होती है, ठीक है, दरमियानी आबो हवा होती है। यहाँ पर 4 सीजन्स पाए जाते हैं, समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग। ठीक हो गया। तो इस वजह से जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान वो टेम्परेट जोन में पाया जाता है। ठीक हो गया। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन टेम्परेट जोन, द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज़ माइल्ड, देयर इज़ हॉट इन द समर एंड कोल्ड इन विंटर। ठीक हो गया। पाकिस्तान टेम्परेट जोन में पाया जाता है। पाकिस्तान की जो आबो हवा है ये माइल्ड है, यानी कि दरमियानी है, बहुत ज़्यादा कोल्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हॉट भी नहीं है। देयर इज़ हॉट इन समर, गर्मियाँ जो हैं वो गर्म होती हैं, सर्दियाँ जो हैं वो ठंडी होती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको आपने एक्सप्लेन करना है। पहला है जी, आइडेंटिफाई द डिफरेंट जोन्स ऑन द फिगर ऑफ द अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। आपको एक डायग्राम दी गई है जिसमें उन्होंने ये बताया है, आपसे ये पूछा है कि इसको आपने आइडेंटिफाई करना है। आपने पढ़ा है ना कि अर्थ के 3 जोन्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, तो ये उन्होंने एक अनलेबल्ड डायग्राम दी है अर्थ की, और वो ये कहते हैं कि आप इस डायग्राम को लेबल करें। तो अब तो माशाल्लाह आपने बहुत सारी दफ़ा जोन्स के बारे में पढ़ लिया, उनके नामों के बारे में पढ़ लिया है, उनकी लोकेशन के बारे में पढ़ लिया कि उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है। अब तो आप इजीली इसको लेबल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो दरमियान में ब्लैक लाइन लगाई हुई है, ब्लैक लाइन दी हुई है, काली रंग की एक सीधी लाइन दी हुई है जो कि इस अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है। ये आपका इक्वेटर है। इक्वेटर से ऊपर पिंक कलर और इक्वेटर से नीचे पिंक कलर, ये सारा आपका ट्रॉपिकल जोन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो ये लाइट सा कलर दिया हुआ है इस पिंक कलर के ऊपर वाली साइड पर भी और नीचे वाली साइड पर भी, ये आपका टेम्परेट जोन आ जाता है जहाँ पर माइल्ड वेदर पाया जाता है। और टॉप पर पर्पल कलर और बॉटम पर जो लाइट पर्पल कलर दिया हुआ है ये आपके नॉर्थ पोल और बॉटम वाला साउथ पोल आ जाता है। टॉप वाला नॉर्थ पोल और नीचे वाला जो है बॉटम वाला वो साउथ पोल आ जाता है, यानी कि ये पोलर रीजन्स हैं, पोलर जोन्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपनी इस डायग्राम को लेबल कर लेना है। ठीक है, और इनके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो हम ऑलरेडी चैप्टर में बार बार बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगला कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द क्लाइमेट ऑफ दीज जोन्स, डिस्क्राइब द रीजंस। उन्होंने इन 3 जोन्स के क्लाइमेट के बारे में पूछा है। तो ये भी हमें अब पिछले जो शॉर्ट क्वेश्चंस हम कर रहे थे उसके अंदर भी हम बड़ी डिटेल से पढ़ कर आए हैं कि जो ट्रॉपिकल जोन होता है उसका हॉट और रेनी होता है क्लाइमेट। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर सूरज की शुआएं सीधी पड़ती हैं। ठीक है, फिर टेम्परेट जोन आ जाता है। टेम्परेट जोन में माइल्ड वेदर होता है क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर पाया जाता है जो कि इक्वेटर से थोड़ा सा फासले पर होता है, लिहाजा वो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा सर्द भी नहीं होता। और उसमें सीजन्स आमतौर पे 4 सीजन्स पाए जाते हैं। ठीक है, फिर पोलर जोन्स आ जाते हैं टॉप पर और बॉटम पर। वहाँ पे चूँकि सूरज की शुआएं तिरछी पड़ती हैं इसलिए वहाँ पर आबो हवा बहुत ज़्यादा सर्द होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विंटर द टेम्परेचर ऑफ स्कर्दू अ सिटी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान।
is below 0 degree centigrade while the temperature of Karachi is mild. Why is it so? इस सवाल में आपसे ये पूछा हुआ है कि स्कर्दू जो कि एक सिटी है, एक शहर है गिलगित बल्तिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान के एक शहर का नाम स्कर्दू है जहाँ पे सर्दी होती है बहुत ज़्यादा। उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से भी नीचे होता है, यानी कि माइनस में होता है। जबकि उसी टाइम पर कराची का टेम्परेचर, जो कि पाकिस्तान का एक और शहर है, ठीक है, कराची का जो टेम्परेचर है वो दरमियाना होता है, या जो कराची की आबो हवा है, वेदर है, वो दरमियानी होती है। रीज़न पूछी गई है, वजह पूछी गई है कि ऐसा क्यों है। तो हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं। जो स्कर्दू है वो सी लेवल से बहुत ज़्यादा हाइट पर मौजूद है, लिहाजा हमने पढ़ा है कि सी लेवल से अगर आप ज़्यादा हाइट, ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे तो दर्जा हरारत गिरेगा। तो चूंकि स्कर्दू सी लेवल से बहुत ज़्यादा हाइट पर है, इसलिए इसका दर्जा हरारत 0 से भी कम होता है, यानी माइनस में होता है। लेकिन जो कराची पाकिस्तान का ऐसा शहर है जो कि वाटर बॉडी के बिल्कुल पास पाया जाता है। आपको पता है कराची हमारा शहर है जहाँ पर समंदर भी है, ठीक है, तो ये समंदर के बिल्कुल पास पाया जाता है, इसलिए ये या तो बहुत ज़्यादा हाइट पर नहीं है, ठीक है, और जो है ये बिल्कुल पानी के साथ ही है। इस वजह से कि इसकी जो क्लाइमेट है, इसका जो वेदर है वो दरमियाना होता है, माइल्ड होता है। जबकि स्कर्दू जो है वो सी लेवल से बहुत ज़्यादा हाइट पर पाया जाता है, और हम कहते हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी टेम्परेचर कम होता जाएगा, इसलिए स्कर्दू में टेम्परेचर जो है वो बिलो 0 डिग्री पाया जाता है एट द सेम टाइम। ठीक हो गया, यहाँ तक तो आपके क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। अब एक छोटी सी उन्होंने आगे हेडिंग दी हुई है, इन्वेस्टिगेट, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन ही आपसे किया गया है जो आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है। अगर आप उसकी समझ रखते हैं, आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप इसका जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। हम इसको पढ़ के देखते हैं कि क्या पूछा गया है। हाउ मैनी वेदर्स आर देयर ऑन मून। पहला हिस्सा इसका ये है कि चांद भी तो एक प्लैनेट है ना, उसके ऊपर कितनी तरह के मौसम पाए जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे पाकिस्तान में 4 तरह के मौसम पाए जाते हैं, 4 सीजन्स हैं, तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि मून पर कितनी तरह के वेदर्स पाए जाते हैं, कितनी तरह के मौसम पाए जाते हैं। डज द मून आल्सो हैव स्टॉर्म, रेन्स एंड स्नोफॉल लाइक आवर अर्थ। क्या चांद पर भी तूफ़ान आते हैं, बारिशें होती हैं, बर्फ़बारी होती है जैसे कि हमारी ज़मीन पर होती है। वट इज़ योर ओपिनियन अबाउट द क्लाइमेट ऑफ मून। आपका क्या ख्याल है, आपकी ओपिनियन पूछी गई है कि मून यानी कि चांद की आबो हवा कैसी है। ये आपसे आपकी राय पूछी गई है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब हमने लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट किया था ना, तो उसी वक्त मैंने आपको अर्थ के बारे में एक बहुत ही अमेजिंग बात बताई थी। वो ये बात थी, अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स को, बल्कि सबको याद होना चाहिए कि हमारी पूरी कायनात में अर्थ एक ऐसी जगह है, एक ऐसी जियोग्राफिकल लोकेशन है, एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन है। इसके अलावा कायनात में और कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन हो। अब क्यों मुमकिन है, क्यों हम यहाँ पे सरवाइव करते हैं, क्यों हम यहाँ पे रह रहे हैं, ये भी बात मैंने आपको लेक्चर 1 के बिल्कुल स्टार्ट में बताई थी कि ज़मीन एक ऐसा प्लैनेट है, एक ऐसी अमेजिंग जगह है जहाँ पर ज़िंदा रहने के लिए जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है वो तमाम अशिया अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन पर दी हुई हैं, ठीक है। और इसी तरह से जब आप वेदर के बारे में पढ़ते हैं तो आपको बड़े अच्छे तरीके से अब ये बात आपके जहन नशीं हो गई होगी कि वेदर का ताल्लुक, हमने पढ़ा था ना कंपोनेंट्स ऑफ वेदर या फैक्टर्स इफेक्टिंग द वेदर, जिनकी वजह से वेदर चेंज होता है। वो फैक्टर्स हमने पढ़े थे ना, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ह्यूमिडिटी होती है, स्ट्रॉम यानी कि स्ट्रॉम का मतलब यही है कि हवाएं अगर तेज़ चलें तो स्ट्रॉम, अगर हवाएं हल्की चलें तो वो आम कूल ब्रीज़ हम कहते हैं कि जी ठंडी हवा चल रही है, बहुत सुहाना मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है, ठीक है। बारिशें होती हैं तो वेदर में फ़र्क आता है, वेदर के ऊपर असर पड़ता है। अगर बर्फ़बारी होती है तो वेदर के ऊपर फ़र्क पड़ता है।
तो मैंने आपको ये बताया था कि ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि मौसम को इफ़ेक्ट करती हैं, या ये मौसम के, इन अदर वर्ड्स ये मौसम के कंपोनेंट्स हैं। तो ये सब चीज़ें तो हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। तो ये सीधी सी बात है कि ज़िंदा रहने के लिए जितनी भी अशिया हैं वो सिर्फ अर्थ पर पाई जाती हैं, ज़मीन पर पाई जाती हैं, और किसी सैयारे और किसी सितारे पर नहीं पाई जाती। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो बड़ा सादा सा हुआ कि मून पर, चाँद पर ना तो कोई हवाएं चलती हैं, ना बारिशें होती हैं, ना स्नोफॉल होती है, ठीक है, ना ही ह्यूमिडिटी होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वहाँ पर तो किसी तरह का कोई वेदर हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो मून पर जो इसका सबसे पहला पार्ट है, हाउ मैनी वेदर्स आर देयर ऑन मून, चाँद पर किसी किस्म का कोई मौसम नहीं होता, ठीक है, और चाँद पर ना तो हवाएं चलती हैं, ना बारिशें होती हैं, ना स्नोफॉल होती है, ठीक है, ना ही बादल आते हैं, ठीक हो गया। तो आपकी जो राय है उसमें मून की आबो हवा कैसी होगी? मून की तो कोई आबो हवा नहीं होगी, जाहिर बात है, वहाँ पर इस तरह के फैक्टर्स हैं ही नहीं जो कि ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, तो वहाँ की आबो हवा नहीं है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स, यहाँ पर चैप्टर 8 क्लास 4 का ख़त्म हो गया है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने लेक्चर्स भी पढ़ लिए और एंड वाली जो एक्सरसाइज जो आपकी किताब में दी गई है, टेक्स्ट बुक में दी गई है, हमने आज वो एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली। तो अब आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट है। अब जो टीचर्स हैं, रिस्पेक्टेड टीचर्स से मेरी गुजारिश है कि वो अब इस चैप्टर का बच्चों से कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट ले सकते हैं, बच्चों के कंसेप्ट जानने के लिए। लर्निंग आउटकम्स पूरे हुए हैं, बच्चों ने वो तमाम कंसेप्ट जान लिए हैं। लिहाजा मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह